दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर दोस्तों एक व्यक्ति भीख मांग रहा है। उसकी हालत इतनी खराब है कि मानो कितने दिनों से वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। उसका एक पैर है जो बिल्कुल काम नहीं करता और व्हील चेयर में बैठकर वो व्यक्ति सभी के पास जाता है और कहता है कि बाबूजी 10 रुपये दे दो, मेरा गुजारा हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन वो उसी स्टेशन पर भीख मांगता रहता है, तभी रेलगाड़ी में से एक व्यक्ति उतरता है। वो व्यक्ति इस भिखारी को घूर घूर कर देखने लगता है। ये भिखारी उस व्यक्ति को देखकर अपनी व्हील चेयर आगे की तरफ बढ़ा देता है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन से अभी उतरा है वो इसके पीछे पीछे हो लेता है और इसको एक जगह रोक लेता है और वहाँ पर कहता है, मुझे तुम्हारी शकल जानी पहचानी लग रही है। लेकिन वो भिखारी कह देता है कि अरे मैं कहाँ भिखारी और तुम कहाँ बाबूजी, तो आप मुझे कैसे पहचान सकते हो। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, तुम्हारा नाम शिव कुमार है ना, और तुम फलाने गांव में पढ़ते थे ना, तुम वही हो ना। तो यहाँ पर जो भिखारी होता है सच में उसका नाम शिव कुमार होता है और दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं होता दोस्तों, उस शिव कुमार का बचपन का दोस्त होता है जिसके साथ वह पढ़ा लिखा था। अब जो दोस्त होता है उसे व्हील चेयर के अपने साथ ले जाकर, और जो रेलवे स्टेशन पर जैसे कुर्सियां लगी होती हैं, कुछ पत्थर की होती हैं, कुछ स्टील की होती हैं, तो उस पर बैठ जाता है। कहता है कि यार मैं बहुत एक सदमे से मैं हूँ कि तू इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें देखकर प्रतीत हो रहा है कि तुम काफ़ी दिनों से इसी हालत में हो। तो यहाँ पर शिव कुमार जो भिखारी है वो कहता है कि यार क्या पूछोगे, क्यों मेरे दुखती रग पर हाथ रख रहे हो, क्यों दबे हुए दुखों को मेरे आंखों से छलकाना चाहते हो। तो यहाँ पर वो दोस्त कहता है कि अगर तुमने दोस्त को भी नहीं बताया तो फिर मेरी तेरी दोस्ती कैसी, या मुझे तो बहुत दुख हो रहा है और जो सवालों का मेरे अंदर तूफान है ना वो थमने का नाम नहीं ले रहा, प्लीज़ तुम मुझे अपने बारे में बताओ। अब यहाँ पर शिव कुमार कहता है कि मेरे साथ तो वो हुआ है जो किसी के साथ भी नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं गांव से निकलकर दिल्ली आ जाता हूँ, माँ बाप को भी अपने साथ लेकर आया था। अब दिल्ली आकर मैं सेल्स मैन का काम करने लगता हूँ और मेरा काम दिन पर दिन अच्छा चलने लगता है। मुझे प्रमोशन मिलते हैं कंपनी की तरफ से और मैं बढ़िया खासा कमाता, जिससे मैंने अपनी प्रॉपर्टी ठीक ठाक बना ली, और प्रॉपर्टी के बाबा सेल्समैन के भी अलावा मैं और पार्ट टाइम काम किया करता। अब मेरे पास जब पैसा ठीक ठाक हो जाता है, मेरी माँ ज़्यादा बीमार रहा करती, तो माँ बाप ने सोचा कि बेटे की शादी करा दें और मेरी शादी करा दी जाती है। मैं दिल्ली की कालका कॉलोनी के पास रहता हूँ और मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी का नाम सालू होता है। सालू बड़ी ही खूबसूरत होती है और वो मेरी बहुत प्यारी पत्नी थी, लेकिन शादी हो गई और काम सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। और अपने दोस्त से कहता है कि 1 साल मेरी शादी को निकल जाता है और तो यकीन नहीं मानेगा, मुझे वो 1 साल 1 महीने के बराबर लगता है। यहाँ पर उसका दोस्त भी उसकी बातों को सुनकर बड़ा ही, जैसे ही कहानी में मोड़ आते हैं ऐसे ही दोस्त का रिएक्शन बदल जाया करता है भाई। तो यहाँ पर जब वो कहता है कि जब शादी को 1 साल निकल जाता है तो उसके बाद मैं एक दिन घर से बाहर काम करने के लिए जाता हूँ और उस दिन मेरी किस्मत पलट जाती है। मैं एक बस आई हुई होती है उससे टकरा जाता हूँ, जिससे मेरे पैर में और सर में ऐसी चोट लगती है कि मैं 15 दिन के लिए कोमा में चला जाता हूँ और मुझे कुछ भी होश नहीं रहता है। अब मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, मेरा ट्रीटमेंट चलता है और मेरा ट्रीटमेंट करीबन 1 साल चलता है। तुम दोस्त यकीन नहीं मानोगे, जो ट्रीटमेंट 1 साल चला था उसके बीच में मेरी पत्नी मुझे देखने तक नहीं आती है। जिस पत्नी को मैं अपनी जान मानता था, शायद उसकी असलियत मेरे सामने धीरे धीरे आ रही थी। मैं इतने दिन तक हॉस्पिटल में रहा, 8 महीने के बाद मेरी पत्नी मुझसे मिलने के लिए आती है, मुझे देखने के लिए आती है, लेकिन देखकर भी वो मुझसे कुछ नहीं कहती। एक पति पत्नी वाला प्यार मुझे महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो टेंशन में होगी, ऐसी कोई बात नहीं। और मेरे माँ बाप ने जितनी भी मैंने पैसा जोड़ा, जितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा की, सभी को बेचकर मेरे इलाज में 1 साल तक लगाते रहे। अब जैसे ही मैं घर जाता हूँ 1 साल के बाद, तो वहाँ पर देखता हूँ मेरी जो पत्नी है वो घर छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी। कई बार मैंने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आई। ऊपर से तो मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगा था, मैं बीमार और मेरा इलाज चल रहा था, ऊपर से माँ भी बीमार रहती थी, उनका भी इलाज चलता रहता है हॉस्पिटल में। तो घर में आर्थिक तंगी एक
प्रवेश कर जाती है और हमारे पास पैसा तो नाम को भी नहीं था। लेकिन दूसरा झटका मुझे तब लगता है कि तब मेरी पत्नी मेरे खिलाफ एक केस फाइल करती है और मेरे घर जब कागज़ आते हैं या मुझ पर कॉल आती है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर केस किया है, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ बीमार थी, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, अब पत्नी केस लड़ती है डिवोर्स का और मुझसे डिवोर्स ले लेती है। यहाँ पर जज साहब जब तक डिवोर्स उसका चल रहा था, करीबन 3 या 4 साल वो केस चलता है, तो 4000 रुपये महीने के मेरे ऊपर जुर्माना करती है, जो मुझे पत्नी को खाने खर्चे के लिए देने ही पड़ेंगे क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे। आप अपने दोस्त से कहता है, जो ये शिव कुमार होता है, कि तू यकीन नहीं करेगा कि मैं कैसे कैसे उन 4000 रुपये को जुटा था और अपनी पत्नी को दे देता, जिस पत्नी ने हमें शायद कोई सुख दिया ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर वो कहता है मेरा समय निकल रहा था। 4 साल के बाद वो पत्नी मुझसे डिवोर्स लेकर अलग हो जाती है और यहाँ पर वो कुछ राशि कोर्ट उसके लिए रखता है। तो मैं जो लास्ट की प्रॉपर्टी, थोड़ा सा टुकड़ा हमारा ज़मीन का गांव में था, उसे बेचकर उस पत्नी को दे देता हूँ। मेरी माँ जो अक्सर बीमार रहा करती, उसका देहांत हो जाता है। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। पत्नी पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। अब दोस्तों, मैं और मेरे पिता रह जाते हैं घर में। कुछ समय के लिए मैं और पिता रहते हैं। उसके बाद माँ के वियोग में, या माँ की चिंता थी, या बिना माँ के या हम खाना अच्छा नहीं कर पाते थे, मेरे पिता भी इस दुनिया से चले जाते हैं। मेरे पास अब वो घर रह गया था, वो घर भी ऐसे ही मेरे हाथों से चला जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरा इलाज चलता रहता है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है, तो अब मेरे डिवोर्स को भी करीबन 3 या 3.5 साल निकल जाते हैं। तो एक दिन मुझे मेरी वो पत्नी मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मैं दवाइयों पर चल रहा था, तो मेरा अक्सर हॉस्पिटल में आना जाना होता है। तो वहाँ पर मुझे मेरी पत्नी मिलती है। पत्नी जब मिलती है तो वो पत्नी मुझे देखती है, मैं उसको देखता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ कि ये महिला ऐसे वक्त में इसने मुझसे पैसे लिए थे जब मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन वो पत्नी जिससे मेरा डिवोर्स हुआ था, वो मेरे सामने रोने लगती है, क्योंकि उसने मुझे एक खबर दी कि उसकी एक किडनी खराब है। अब जब पत्नी रोने लगती है तो वो पति उसके आंसू नहीं देख पाता है और उसे एक मेज पर बिठाता है, कहता है कि बताओ बात क्या है। तो पत्नी सारी बात बताती है कि ना ही तो मैंने अभी शादी की है, मैं तुमसे अलग रह रही हूँ और मेरी किडनी खराब हो चुकी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। दोस्त, उसकी हालत ऐसी थी कि मैं उसे देख नहीं पाया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैंने हमेशा उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मन नहीं पाई। अब दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते। अब जो पत्नी सालू है, वो इस व्यक्ति को इतना अपने झांसे में लेती है कि इसको तैयार कर लेती है अपने लिए किडनी के लिए, क्योंकि पत्नी इसको मनाती है, कहती है कि तुम मुझे अपनी एक किडनी दे दो, हम दोनों साथ में रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये करेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिव कुमार था, उसके पास कोई भी अपना नहीं था। गांव से लेकर शहर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसका हालचाल पूछ ले। जो बीमार पत्नी, दोबारा डिवोर्स्ड पत्नी उसको मिली है, वो पत्नी उसका हालचाल पूछने लगती है। और दोस्तों, 1 महीने के भीतर भीतर शिव कुमार को वो बहका लेती है और कहती है कि मुझे अपनी किडनी दे दो। शिव कुमार तैयार हो जाता है, क्योंकि वो वादा करती है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से रहने लगूंगी, हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। दोस्तों, शिव कुमार तैयार हो जाता है, सभी कागज़ों पर साइन कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कागज़ों की, और यहाँ पर वो अपनी किडनी अपनी पत्नी को दे देता है। ऑपरेशन सक्सेस होता है। 7 महीने तक दोनों जने ऐसे रहते हैं कि एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे। लेकिन जो पत्नी पहले धोखा दे चुकी है, क्या वो दोबारा धोखा नहीं देगी? आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, उस शिव कुमार के साथ शायद बुरा होने की एक लाइन सी लग चुकी थी, जो पत्नी अब 1 साल उसके साथ रहकर और उसे धक्का मारकर गायब हो जाती है दिल्ली शहर से, और शिव कुमार फिर अकेला रह जाता है। शिव कुमार ने अपनी जो किडनी पत्नी को दी थी, उसके बाद जब वो पत्नी ठीक हो जाती है, ठीक होने के बाद वो पत्नी शहर से ही गायब हो जाती है, और शिव कुमार जो अकेला था, जिसके एक पैर में पहले से ही कमी थी, 1 साल दवाई किडनी की खाई थी, आप समझ सकते हो, जिसकी किडनी ही नहीं हो वो व्यक्ति कैसे जिएगा और कैसे रहेगा। अब वो व्यक्ति एक स्टेशन पर भीख मांगने लगा था।
दोस्तों प्रॉब्लम देखो, जब पैसे होते हैं ना तो शरीर में लाख प्रॉब्लम दिखाई देती हैं, परेशानियां, लेकिन जब पैसे पास में नहीं होते ना तो ऐसे ऐसे इंसान मिल जाते हैं जिनका डॉक्टर ये कह देते हैं कि तुम नहीं जी पाओगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो व्यक्ति उस स्थिति में जीता रहता है और उस जिंदगी को अचंभा सा होता है, क्योंकि यहाँ पर शिव कुमार की एक किडनी नहीं थी। वो बिल्कुल एक ऐसा इंसान था कि वो किसी भी काम का नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर स्टेशन पर भीख मांगता है और अपना गुजारा करता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता और वो दोस्त उसको वहाँ पर मिलता है। दोस्तों जो दोस्त होता है ना, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वो रोने लगता है उसकी कहानी सुनकर और कहता है कि इतने दुखी भी लोग इस संसार में हैं। और यहाँ पर एक बात कहूँ, हम अक्सर घूमने जाते हैं, रास्ते में हमें कुछ लोग मिलते हैं तो कभी कभी हमारे मन में भी बात आती है कि अरे इस पे कमाया नहीं जा रहा, कितनी मौज से रह रहा है, लेकिन शायद आप उनको टटोल कर देखोगे ना, उनके दिल की बात जानोगे तो वो लोग बहुत दुखी होते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं। अक्सर मैंने देखा है, हमारे चैनल पर कुछ वीडियो भी पड़ी हैं, हम उन लोगों के करीब गए, हमने उन लोगों को जाना, लेकिन उनमें से बहुत लोग ऐसे दुखी होते हैं जिनके साथ इतना बड़ा घटित हो जाता है कि आप यकीन नहीं मानोगे। दोस्तों ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे आसपास होती हैं कि जो अपनी फितरत को इतना बदल देती हैं कि एक महिला पर कई कलंक खड़े हो जाते हैं। अब इस सालू को हम क्या कहें, जिसका पता ठिकाना नहीं है। एक व्यक्ति जो इतने ऊंचे लेवल का था, आज वो एक स्टेशन पर भीख मांग रहा है। ना ही तो उसमें कोई शराब का ऐब था, ना ही कोई बाहर के ऐसे चलन थे, लेकिन फिर भी देखो वो कहाँ से कहाँ गया। ना माँ रही, ना बाप रहा, ना पत्नी रही, ना ही कोई घरवाला रहा, ना घर रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है, क्या इस कहानी से एहसास होता है? ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं तो भाई विश्वास शब्द जो होता है ना, वो झूठा सा लगने लगता है कि किसी पर विश्वास कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ये जो शिव कुमार का दोस्त होता है, ये दोस्त इसे अपने पास ले जाता है, इसके लिए स्पेशल एक कमरा लिया जाता है और वहाँ पर ये दोस्त अपने दोस्त को करीबन 4 से 4,500 रुपये महीने के देता है उसका गुजारा करने के लिए, और कहता है कि तू अब भीख नहीं मांगेगा। क्योंकि जो दोस्त स्टेशन पर मिला था ना, वो काफ़ी सही घर से था, काफ़ी सारे उसके पास पैसे होते हैं। और दोस्तों ये 1 महीने या 2 महीने में अपने दोस्त से दिल्ली मिलने भी आया करता और इसकी स्थिति एक दोस्त ने सुधार दी। दोस्त हो तो शिव कुमार के दोस्त जैसा हो, साथ निभाने वाले दोस्त नहीं, पति पत्नी नहीं, भले ही कोई अपना खून का रिश्ता भी नहीं होता, लेकिन दूसरे साथ निभा जाते हैं। यहाँ पर एक दोस्त ने अपने दोस्त का जीवन सुधार दिया और कहा कि तू आज के बाद कहीं भी भीख नहीं मांगेगा, तू अच्छे से रहे। और यहाँ पर वो अपने दोस्त को अक्सर गाँव भी ले जाया करता और एक ऐसे साथ निभाया जैसे एक भाई का साथ होता है। लेकिन वो पत्नी जो अपने पति की किडनी को खा गई और यहाँ पर इसको छोड़कर चली जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। ऐसी धोखेबाज महिलाओं से दूर रहिए। यहाँ पर शिव कुमार की ये कमी थी कि जब पत्नी ने एक बार धोखा दे दिया तो दोबारा उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया और वो पत्नी चली गई और शिव कुमार भीख मांगने लगे। तो जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।